So now let us start our lecture. So yesterday in the previous lecture we have discussed about example 10.1 and 10.2, and today we'll be discussing coherent and incoherent addition of waves. So what is this addition of waves? You have studied in the wave motion in the 11th class that if two waves are meeting at a point, for example यहाँ पे जो है देखिए एक पिन S1 है हमारे हाथ में, दूसरी पिन S2 है, ठीक है, और ये नीचे पानी है, ठीक है। तो ये पिन जो है S1 वाली जो है ये अप डाउन होती रहती, पानी के अंदर बाहर ऐसे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, उसी फ्रीक्वेंसी पे S2 भी ऐसे अंदर बाहर होती रहती है। तो सिमिलर टाइप की वेव्स यहाँ से निकलेगी S1 से और S2 से। ये S1 S2 मतलब सोर्सेज ऑफ वेव, ठीक है। और वेव किधर भी बढ़ेगी तो एक पॉइंट P ले लिया है, वहां पे हम स्टडी करेंगे कि ये S1 से आने वाली वेव P पे आ रही है और S2 से आने वाली वेव P पे आ रही है। तो जो है ये दोनों इंटरफेयर करेंगे पॉइंट P पे, तो कैसे इंटरफेयर करेंगे इस बात की स्टडी करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है 11th में भी हमने पढ़ा हुआ है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द मीडियम, यहाँ P पॉइंट समझो ये बात हो रही है, the resultant displacement produced by a number of waves is the vector sum of the displacements produced by each of the waves. ये जितनी बातें यहाँ पे लिखी हैं उसको मैं जरा एक बार समराइज्ड वे में आपको बोर्ड पे बता देता हूँ। आप सपोज करिए कि ये पॉइंट P है, पॉइंट P, ठीक है। इस पॉइंट P पे हमें ऑब्जर्व करना है। S1 इज, ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज, हेलो, हाँ, हेलो। S1 is one source, S2 is another source, okay. S1 is one source, S2 is another source, और S1 से P पर वेव पहुंचेगी, तो S1 से जो वेव चलेगी वो इस तरीके की वेव चल रही है, S2 से जो वेव चलेगी वो इस तरीके की वेव चल रही है, हाँ, ठीक है। अब यहां से S1 से जो है ये वेव चलेगी, S1 से जो है वेव चलेगी ये पीक जो है, और S2 से ये वेव चलेगी, ये पीक है, और ये मतलब क्या है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रेस्ट ऑफ द वेव, इसको बोलते हैं ट्रफ ऑफ द वेव, निचले हिस्से को ट्रफ बोलते हैं। एक सिंगल वेव इस तरीके से अगर बताएंगे तो ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, बराबर। अब ये यहाँ पे चल रही है, यहाँ पहुंची, तो यहाँ पहुंचने के टाइम में यहाँ पे हुआ क्या कि अगर इसका जो पीक है और इस वेव का पीक है, ये दोनों एक साथ में यहाँ मिलेंगे, तो इसका एम्पलीट्यूड अगर A है, A1 है, और इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड मिला के A1 प्लस A2 रिजल्टेंट आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये वाली वेव का जो है क्रेस्ट और ये वाली वेव का ट्रफ, निचला हिस्सा, इसका जो है टॉप हिस्सा S1 का और इसका बॉटम हिस्सा यहाँ पे मिलता है, इस पॉइंट P की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि देखो इसका हिस्से का डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे साइड में, ठीक है। ये देखो ये पॉजिटिव साइड में डिस्प्लेसमेंट है S1 वाले का, और S2 वाले का जो है क्रेस्ट यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा है, तो ये माइनस वाले माइनस A1 माइनस A2 हो गया, ये A1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड मिलेगा अपने को वो क्या होगा, A1 माइनस A2 एम्पलीट्यूड का वेव मिलेगा, रिजल्टेंट वेव। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे
ये जो हो रहा है पी पॉइंट पे S1 और S2 की वजह से सुपर पोजिशन हो रहा है यहाँ पे, या इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको। These two waves are interfering at this point and giving result this type. Suppose A1 और A2 दोनों सेम है, एम्पलीट्यूड ऑफ A1 एम्पलीट्यूड S1 का और A2 एम्पलीट्यूड S2 का, दोनों A है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2A, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A माइनस A 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम जो है एम्पलीट्यूड अवेलेबल है, यहाँ मिनिमम एम्पलीट्यूड अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? ऑडियो में जवाब दो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये हो गया जब ये दोनों का पीक मिलता है, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। ठीक है, लाइट के केस में क्या होगा, लाइट ऑप्टिक्स के केस में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे उजाला होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और यहाँ अंधेरा होगा डिस्ट्रक्टिव के केस में। समझ में आया? अब इन दोनों के बीच में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं कि इसका पीक और दूसरी वेव का ये वाला हिस्सा मिले, नीचे वाली वेव का ये वाला हिस्सा मिले, ये वाला हिस्सा, और इसका जो है पीक मिले, तो क्या सिचुएशन होगी? तो वो सारी इंटरमीडिएट सिचुएशंस है। अभी समझ में आ गया इंटरफेरेंस कैसे होता है, दो वेव्स इंटरफेरेंस किस तरीके से कर रही हैं, तो ये अलग अलग फेज में इंटरफेरेंस कर रही हैं। तो यहाँ पे जब ये पहला केस था जो जिसमें पीक टू पीक मिल रहा था, तो ये जो है फेज में थे, ये दोनों फेज सेम है, दोनों पीक के फेज सेम है। ठीक है, और पीक और ट्रफ के फेज में फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ये रिजल्ट्स जो हैं इनको इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो भैया ये क्या है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आ गया। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द मीडियम द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ वेव्स इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द वेव्स। ठीक है, वेक्टर सम हो गया A1 प्लस A2 हो गया, या A1 माइनस A2 हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द किस तरह का फेस मिल रहा है। तो यहाँ पे हम ये जो दोनों पिन हैं, दोनों पिन को अप डाउन करते हैं S1 S2 को, तो ये दो सोर्सेस हो जाते हैं, और ये P पे हमें को देखने का है। ठीक है, तो at a particular point the phase difference between the displacements produced by each of the wave does not change with time। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो ऐसा होता है तो दोनों सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं। समझ में? पी पॉइंट पे पहुंचने के टाइम में दोनों का फेज डिफरेंस सेम रहता है, या तो क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा पी पॉइंट पे, या ट्रफ से ट्रफ मिलेगा, या बीच का कोई हिस्सा मिलेगा, तो दोनों वेव्स का सिमिलर हिस्सा आएगा, तो हम कहते हैं फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। एंड S1 इज इक्वल टू S2P होगा पॉइंट P के ऊपर, S1P इज इक्वल टू S2P होगा। ठीक है, तो S1 से जो डिस्प्लेसमेंट है वो है Y1 इज इक्वल टू A cos ओमेगा टी। S1 से जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, A cos ओमेगा टी है, बराबर है। और y1 से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब जो y2 डिस्प्लेसमेंट होगा S2 की वजह से उस पॉइंट P के ऊपर, वो भी A cos ओमेगा टी है। ठीक है, A इज द एम्पलीट्यूड, और cos ओमेगा टी के हिसाब से वेव वेरी कर रही है। तो ये दोनों जो है, जब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा P पे, जब दोनों सेम फेज में आएंगे, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 2A cos ओमेगा टी हो जाएगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। इंटेंसिटी अपने को मालूम है, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये वेव मोशन चैप्टर में हमने ये फैक्ट को अच्छी तरह से पढ़ा था। तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी विल बी 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ द ओरिजिनल वेव। y1 और y2 का जो इंटेंसिटी होगा उसकी 4 गुना इंटेंसिटी अपने को मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम ये जो इसने पैटर्न बनाया है, इस तरह के P पॉइंट बहुत सारे ले लिए हैं स्क्रीन के ऊपर, ये P यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर जगह।
तो इसने एक फिगर बनाया, देखो S1 और S2 सोर्सेस से, तो S1 S2 के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट आ रहे हैं, जिसको कि ए बोला है इसने, ये देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, पीक टू पीक मिल रहा है जहां पे, तो ये सारे पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या कहता है, on the perpendicular bisector of S1 and S2 intensity will be 4 times I0। ठीक है, तो दोनों सोर्सेस जो है कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर कर रहे हैं और हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट Q कंसीडर करो, ये देखो Q पॉइंट है, S1 एंड S2 से जा रही है, ठीक है, और वो इस तरीके से मिलती है कि S2Q माइनस S1Q, S2Q माइनस S1Q, ये जो है 2 लैम्डा होता है, 2 लैम्डा वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल। अब एक वेवलेंथ लैम्डा में एक पूरी वेव आ जाती है, आपको मालूम है कि वेव यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे खत्म हुई, तो लेके यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होती है, एक लैम्डा होती है कि नहीं होती है, वेव की लेंथ को वेवलेंथ बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो अगर 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस होता है, इसको पाथ डिफरेंस बोलेंगे, S2Q माइनस S1Q इज नोन एज द पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस जो होता है वो 2 लैम्डा आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेव्स इमेनेटिंग फ्रॉम S1 विल अराइव एग्जैक्टली 2 साइकिल्स अर्लियर। यहाँ से चलने वाली वेव 2 साइकिल, गिनती कर लो इसकी और इसकी, 2 साइकिल पहले यहाँ पे Q पे पहुंच गई है, ठीक है। तो पहले का डिस्प्लेसमेंट S1 का y1 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी दिया है, तो दूसरे का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y2 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस 4 पाई। 4 पाई क्यों लिखा है, क्योंकि एक वेव में 2 पाई रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं, एक वेव कंप्लीट होती है, मतलब एक लैम्डा कंप्लीट होता है तो 2 पाई रेडियन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से 2 लैम्डा बोलता है, यहाँ पे 2 लैम्डा कंप्लीट हुआ है तो कितना कंप्लीट होगा, 4 पाई। तो y2 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस 4 पाई, एस की वैल्यू निकालेंगे तो ए कॉस ओमेगा टी आएगी, मतलब सेम वैल्यू आएगी, जो इसकी है वो इसकी आएगी। तो अगेन जो है 4 टाइम्स इंटेंसिटी मिलेगी, 4 टाइम्स I0 इंटेंसिटी मिलेगी Q पॉइंट के ऊपर, और ये दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाए। तो इसको हम जनरलाइज करेंगे कि पाथ डिफरेंस जो है दोनों वेव का, दो वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं S1 एंड S2, कोहेरेंट मतलब इन फेज, ठीक है, वाइब्रेटिंग इन फेज, ठीक है। तो उसमें जो है पाथ डिफरेंस S1P माइनस S2P n टाइम्स लैम्डा होता है, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी 4 टाइम्स I0, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब जरा दूसरा केस देख लेते हैं। क्या दूसरा केस, ये we next consider point R figure 10.9b। 10.9b में R एक तीसरा पॉइंट कंसीडर किया, उस पे S1 R माइनस S2 R पाथ डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस 2.5 लैम्डा आ रहा है, ठीक है। तो waves emanating from S1 will arrive exactly 2.5 cycles later, ठीक है। S1 से जो वेव चलेगी, S1 से वो 2.5 साइकिल बाद पहुंचेगी, ये पहले पहुंच चुका है, S2 से चलने वाली वेव पहले पहुंच चुकी है, और 2.5 साइकिल्स के बाद में ये वेव पहुंचेगी, ठीक है। तो एक लैम्डा 2 पाई रेडियन को कंसीडर कर होता है इक्विवेलेंट, तो 2.5 लैम्डा कितना हुआ, 5 पाई के बराबर हुआ कि नहीं, 5 पाई रेडियन के बराबर हुआ। तो y1 का फेज डिफरेंस लिखा जाएगा क्या, y1 का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या लिखा जाएगा, एट पॉइंट r a cos ओमेगा टी, y2 का क्या लिखा जाएगा, मतलब S2 वाले का क्या लिखा जाएगा, a cos ओमेगा टी प्लस 5 पाई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, cos ओमेगा टी प्लस 5 पाई, cos ओमेगा टी प्लस 4 पाई प्लस पाई कर लो, ठीक है, तो माइनस आएगा कि नहीं, cos पाई प्लस ओमेगा टी कितना होता है, माइनस cos ओमेगा टी होता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस a cos ओमेगा टी, ये कितना है, प्लस का a cos ओमेगा टी है। अब जब हम इन दोनों का ऐड करेंगे, एम्पलीट्यूड वेक्टर सम करेंगे, y1 प्लस y2 करेंगे,
तो हमें देखने में आता है कि ये 0 हो जाता है। ठीक है, हो गया कि नहीं 0? Path difference of 2.5 lambda correspond to phase difference of 5 pi and the two displacements are now out of phase. दोनों displacement जो है out of phase हो गए हैं and the two displacement will cancel out to give zero intensity. Zero intensity मिलेगी, zero amplitude मिलेगा and zero intensity मिलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इस तरह के केस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहने का मतलब है कि अगर हम समराइज करें इस तरीके के केसेस को, तो अगर पाथ डिफरेंस S2P S1P माइनस S2P या S2P माइनस S1P, डिफरेंस साइन लगा दिया इसलिए कुछ भी होगा चलेगा। अगर ऐसा होता है S1P माइनस S2P इज इक्वल n प्लस 1/2 लैम्डा, मतलब एक इंटीजर है और एक 1/2 है। ठीक है, हाफ ऑफ लैम्डा। अगर ऐसा है वेयर n 0 1 2 3 है, तो एट दैट टाइम द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा? जीरो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी विल बी 0। ठीक है, और किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट G पे, किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे फेज डिफरेंस बिटवीन टू, अब इन्होंने एक और जनरल केस ले लिया है जो कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बीच का है। क्या? कि कोई आर्बिट्ररी पॉइंट G ले लो। ठीक है, टेक एनी आर्बिट्ररी पॉइंट G। ठीक है, एंड लेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्प्लेसमेंट फाई। दोनों वेव्स जो चल रही हैं उन दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट जो है फाई है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट S1 से क्या लिखा जाएगा? S1 से जो डिस्प्लेसमेंट है वो लिखा जाएगा वो पर्टिकुलर पॉइंट G पे पहुंचने वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट a cos ओमेगा t होगा। और दूसरे का क्या लिखा जाएगा? दूसरे का लिखा जाएगा a cos ओमेगा t प्लस फाइव, क्योंकि फेज डिफरेंस फाइव का है दोनों में। ठीक है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? y इज इक्वल y1 प्लस y2 हो जाएगा। a cos ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t प्लस y, ये फॉर्मूला cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, cos c प्लस cos d क्या होता है? cos c प्लस cos d होता है cos c प्लस d बाई टू, cos c माइनस d बाई टू। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो इस फॉर्मूले से अगर हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो वी विल हैव टू a cos फाइव बाई टू cos ओमेगा t प्लस फाइव बाई टू। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया? फाइव इज ए कांस्टेंट, क्योंकि फेज डिफरेंस कांस्टेंट है दोनों के बीच में, एंड दैट इज फाइव। तो 2a cos ऑफ फाइव बाई टू, दिस इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ये वैल्यू जो है हो गई एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव कितना हुआ? 2a cos फाइव बाई टू हुआ। इंटेंसिटी कितनी हुई? 4a स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव बाई टू हुई। ये एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी हो गई वेव की। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कितनी हुई? 4I0 cos स्क्वायर फाइव बाई टू। 4I0 नहीं है, 4I0 cos स्क्वायर फाइव बाई टू है। ठीक है, फाइव इज इक्वल टू 0 या 2 पाई और 4 पाई प्लस माइनस के। ठीक है, सॉरी, फाई जो है कोई भी एक सर्टेन एंगल है। अगर फाई जो है, फाई की वैल्यू 0 होती है, प्लस माइनस 2 पाई होती है, प्लस माइनस 4 पाई होती है। ठीक है, तो उस वक्त कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। क्यों? क्योंकि फाई की वैल्यू यहाँ पे 2 पाई रखो, 2 पाई रखो तो पाई हो गई। ठीक है, तो कॉस कॉस पाई कितना आएगा? -1 आएगा, और स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इंटेंसिटी 4I0 हो जाएगी। इसी तरह 4 पाई रखो, यहाँ तो 2 पाई आ जाएगा, 2 कट जाएगा ना। तो यहाँ पे है जो वैल्यू 0 2 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई यहाँ पे आ जाएंगी पाई की जगह। तो इंटेंसिटी विल बी अगेन 4 टाइम्स I0। intensity will be again 4 times I0 and the constructive interference occurs and the maximum intensity 4I0 occurs। दूसरी तरफ पाई की वैल्यू पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 5 पाई होती है। तो यहाँ पे रख के देख लो, पाई रखेंगे तो पाई बाई टू हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू 90 कॉस 90 0 होता है, तो इंटेंसिटी विल बी 0 हो जाएगी। तो पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 5 पाई के लिए आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, इंटेंसिटी विल बी 0, मतलब अंधेरा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, लीडिंग टू 0 इंटेंसिटी। तो दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, उन्हीं की स्टडी हो रही है यहाँ पे। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। यहाँ पे एक जनरल किसी भी फेज में मिलने वाली वेव, दो वेव जो है
उनके बीच में फेज डिफरेंस फाई है, वो एक जनरल केस कंसीडर किया है, एक्सट्रीम केस नहीं कंसीडर किया है। जो दो एक्सट्रीम केस हमने पहले कंसीडर किए थे ना, कि एम्पलीट्यूड y1 प्लस y2 एंड एम्पलीट्यूड y1 माइनस y2, एक में मैक्सिमम इंटेंसिटी एक में जीरो इंटेंसिटी, तो उन दोनों के बीच का केस यहाँ इन्होंने जनरल केस ले लिया है फाई फेज डिफरेंस वाला, और उसके बारे में ये बता रहे हैं फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके हिसाब से कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव डिसाइड होगा। ठीक है। अब जो है अगर दोनों सोर्सेस कोहेरेंट है, मतलब ये जो दोनों नीडल्स रेगुलरली अप एंड डाउन हो रही हैं S1 एंड S2 जिसको मैंने बताया था, तो फेज डिफरेंस फाई एट एनी पॉइंट विल नॉट चेंज विद टाइम, इन फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, जैसे अभी जस्ट ऊपर वाला केस था, तो देयर विल बी स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न। स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होता है, अलग अलग जगह पे स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न जो है, देखो इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसा मिलता है। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ देखो, यहाँ डार्क है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम देखेंगे तो टाइम के साथ ये लाइट ही दिखेगी, यहाँ पे ये पूरी लाइन लाइट की दिखेगी, और ये पूरी लाइन इस पोजीशन पे डार्क ही दिखेगी। ठीक है। ये मूव करता नहीं दिखाई देगा, या और मतलब इसमें कैसा भी नहीं दिखाई देगा, ये एक पैटर्न है। ठीक है। ये भी एक पैटर्न है, इंटरफेरेंस पैटर्न। इस तरीके का पैटर्न अपने को मिलेगा कब, ये तब मिलेगा जब कि सोर्स कोहेरेंट। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इफ टू सोर्सेज आर कोहेरेंट, then phase difference phi will be constant between them, it does not change with time, and we will get a stable interference pattern. But if the phase difference changes very rapidly, phase difference change होता है तो क्या है कि we will positions of maxima and minima will also vary rapidly, and we will see एक particular point पे देख रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने वाला फेज डिफरेंस दोनों वेव की वजह से वो बदलता रहता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी कैसी होगी, टाइम एवरेज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम एवरेज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जरा एवरेज निकालो इसका, 4I0, ये जनरल केस था ना, इंटेंसिटी क्या होगी, एवरेज ऑफ दिस 4I0 cos स्क्वायर 5/2 का एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पहले बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन ओवर द होल टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड। बताया था कि नहीं बताया था पीरियोडिक फंक्शंस का है। तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, इसको आप मैथमेटिक्स वाले सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से लगाएंगे। cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा आ जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी, समझ में आया। और उसको उसी तरीके से एवरेज निकालेंगे जैसा मैंने बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन ओवर द इंटीग्रेशन ऑफ और वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई, 2 पाई से डिवाइड करेंगे, एंड वी विल गेट व्हाट, इसकी वैल्यू हाफ आएगी। आरएमएस वैल्यूज जहां हमने पढ़ी थी वहां से आपको बता रहा हूं, वो फिर से याद करिए। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, टाइम एवरेज विल बी 1/2, ये cos स्क्वायर 5/2 का 1/2 आ जाएगा। तो 4I0 इंटू 1/2 कितना हो गया, 2I0 हो गया। तो इंटेंसिटी कितनी हुई, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी गिवन बाय I इज इक्वल टू 2I0। ठीक है। ये जो बीच में मैथमेटिकल पोर्शन आ रहा है आपको अपने आप सॉल्व कर लेना है उसको। ठीक है। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल सो दैट मोर पॉइंट्स कैन बी डिस्कस। अब ये जो इंटेंसिटी है, क्योंकि ये इंटेंसिटी कोई भी पॉइंट हम ले लेंगे उस पे जो है फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा नहीं, उस पे फेज डिफरेंस दोनों वेव्स से पहुंचने वाली वेव्स का फेज डिफरेंस बदलता रहेगा। तो सभी पॉइंट्स पे इंटेंसिटी 2I0 होगी। अभी जब सभी पॉइंट्स पे इंटेंसिटी एक ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर विल बी नो पैटर्न ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। जैसा फिगर अभी आपको मैंने बताया था इंटरफेरेंस पैटर्न का, लाइट एंड डार्क लाइंस दिखाई थी, वो तो दिखेगी ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्यों,
क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो टाइम एवरेज क्वांटिटी है उसका अपने को इंटेंसिटी मिल रहा है, एवरेज इंटेंसिटी मिल रहा है, और इंटेंसिटी हर पॉइंट पे सेम है, इसलिए अपने को कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। ऐसे सोर्सेस को जहां पे फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता है हम क्या बोलते हैं? ऐसे सोर्सेस को इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं जिसमें फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, एंड द फ्रीक्वेंसी विल आल्सो बी कांस्टेंट ऑफ द बोथ द वेव्स। फेज डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट होते हैं, उसको कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। ये बहुत बात है, याद रखने की है। और इनकोहेरेंट सोर्स कौन से हुए? जिसमें फेज डिफरेंस एंड frequency may be same, but if the phase difference is varying, if it is not constant, then that will be called incoherent sources. For example, एक सवाल पूछा जाता है कि एक कमरे में दो बल्ब जल रहे हैं, ठीक है, दोनों बल्ब जो है सोर्सेज ऑफ लाइट हैं S1 एंड S2, तो उससे कमरे की दीवार के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों नहीं दिखाई देता? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि दो सेपरेट लाइट सोर्स जो है, बल्ब जो है दो S1 एंड S2, वो क्या है? वो ऑर्डिनरी, वो एब्रप्ट फेज चेंज होते हैं उनके अंदर। उसके अंदर क्या होता है? एक लैंप या दूसरे लैंप के अंदर एब्रप्ट फेज चेंजेस होंगे, और उससे लाइट जो दीवार पे लाइट पड़ेगी किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो वो एवरेज इंटेंसिटी होगी इसी तरीके की। एवरेज इंटेंसिटी आएगी तो हर पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम मिलेगी, इसके लिए कोई पैटर्न मिलेगा नहीं। कहने का मतलब है शॉर्ट में क्या बोलेंगे? वो दोनों सोर्सेस इनकोहेरेंट सोर्सेस हैं, इसलिए अपन को दीवार पे पैटर्न दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये भैया कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करना एक बहुत कठिन काम है। समझ में आया कि नहीं आया? और ये काम थॉमस यंग ने अपनी इंटेलिजेंस से किया। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, थॉमस यंग ने ये काम बहुत अच्छी तरीके से किया। कैसे किया देखते हैं। इंटरफेरेंस यूजिंग लाइट वेव्स, अभी तक तो उसने पानी की बात की, पानी में दो पिंस S1 एंड S2 को दिखाया और अपने को समझाया कि भाई इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, कोहेरेंट नॉन कोहेरेंट क्या होता है, सारी चीजें समझाई। अब ये लाइट में उसकी बात करता है। अगर दो सोडियम लैंप ले लें, दो पिन होल्स से, जो दो पिन होल हैं और उसमें दो सोडियम लैंप लगा देंगे, तो अपने को कोई भी इंटरफेरेंस फ्रिंज दिखाई नहीं देगी। कोई सवाल जो अभी मैंने आपसे किया, हमारे पास दो पिन होल्स हैं, ये देखिए, ये S1 एंड S2, एक गत्ते का टुकड़ा है, इसमें एक होल यहाँ पे, एक होल यहाँ पे है, यहाँ पे एक सोडियम लैंप है, यहाँ पे एक सोडियम लैंप है, यहाँ पे स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों नहीं दिखाई देता? बिकॉज दीज S1 एंड S2 सोडियम लैंप्स आर एक्टिंग एज इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. Light wave emitted from an ordinary source like sodium lamp undergoes abrupt phase changes in time of the order of 10 to the power minus 10 second. इतनी फास्ट जो है, इतनी कम टाइम में फेज चेंजेस होते रहते हैं। इसके लिए यहाँ से पहुंचने वाली लाइट किसी पॉइंट पे और यहाँ से पहुंचने वाली लाइट के बीच में फेज डिफरेंस जो है कांस्टेंट रह ही नहीं सकता। इट विल वेरी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। टाइम के साथ साथ फेज डिफरेंस वेरी करता रहेगा, इसलिए टाइम एवरेज इंटेंसिटी मिलेगी। इसलिए हर पॉइंट पे ऐसा ही होगा, इसलिए पूरी स्क्रीन हल्की सी ब्राइटनेस होगी, कोई भी पैटर्न नहीं मिलेगा। ब्लैक एंड व्हाइट के जो पट्टे मिलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं जिसको, वो नहीं मिलेगा। समझ में आया? क्योंकि ये दोनों इनकोहेरेंट है। ठीक है, तो थॉमस यंग जो था बहुत इंटेलिजेंट था। ही डेवलप्ड एन इंजीनियस टेक्निक टू लॉक द फेजेस ऑफ द वेव्स इमेनेटिंग फ्रॉम S1 एंड S2। थॉमस यंग ने ऐसा किया कि S1 S2 से जो वेव्स निकलेंगी, उनका किसी भी पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब दोनों को कोहेरेंट सोर्स बनाने का काम उसने किया। कैसे किया देखिए। उसने क्या किया, उसने जो है एक सिंगल सोडियम लैंप लिया, सिंगल सोडियम लैंप, और ये जो है यहाँ पे एक होल किया, इस होल में से लाइट आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, और जो है हाइगेन्स वेन्स प्रिंसिपल्स के हिसाब से लाइट का वेव फ्रंट यहाँ पे आगे जाएगा। ये वेव फ्रंट आगे जा रहा है,
और एक दूसरा गत्ता लिया, दूसरे उसमें 2 छेद किए S1 एंड S2। ठीक है, तो क्या है कि ये S1 एंड S2 ये भी जो है किसकी तरह सेकेंडरी सोर्सेस की तरह काम करेंगे। हाइगेन्स वेन प्रिंसिपल याद करो। तो एक सर्कुलर वेव फ्रंट यहाँ पे आया, उसी सर्कुलर वेव फ्रंट से जो सेकेंडरी सोर्सेस S1 एंड S2 यहाँ पे मिले, मतलब पार्ट ऑफ वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट का जो पार्ट है ये S1 एंड S2 क्या है, सेम वेव फ्रंट का पार्ट है S1 एंड S2, और ये जो है सोर्सेस की तरह बिहेव करते हैं और फर्दर आगे जो है वेव्स को भेजते हैं स्क्रीन के ऊपर। S1 अपनी वेव आगे भेजेगा और S2 अपनी वेव आगे भेजेगा और दोनों इंटरफेयर करेंगे, तो ये दोनों S1 एंड S2 बन गए क्या, ये बन गए कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। समझे बच्चों, ये हो गए क्या, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। नाउ अगर ये नहीं होता, एक से दो नहीं बनाए जाते, तो ये कोहेरेंट नहीं होते। अब क्योंकि अभी हमने देख लिया कि दो अलग अलग लेंगे ऐसे S1 एंड S2, तो ये कोहेरेंट हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो थॉमस यंग ने एक सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स जनरेट किए और ये दो कोहेरेंट सोर्स के आगे लगाई स्क्रीन, और स्क्रीन पे ये दिख रहा है पैटर्न, यंग्स इंटरफेरेंस पैटर्न, ब्लैक एंड व्हाइट पट्टास। ठीक है, इस डिस्टेंस को डी बोलते हैं। ये जो S1 एंड S2 जहाँ पे दो सोर्सेज हैं ऑफ द कोहेरेंट वेव्स, वहां से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को कैपिटल डी बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये स्क्रीन है, ये S1 एंड ये S2 है, और दोनों सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल डी बोलते हैं। ये सब याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है इस फिगर को। और ये देखो डिस्टेंस कैपिटल डी है, दोनों सोर्सेज, ये गत्ते के अंदर दो होल है ऐसा समझो, तो यहाँ से लेके यहाँ स्क्रीन तक की डिस्टेंस कैपिटल डी हो गई। और ये पॉइंट जो है S1 एंड S2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो स्क्रीन पे मिल रहा है, ये पॉइंट O है। वहां से एक पर्टिकुलर पॉइंट P, जहाँ की स्टडी हमें करनी है कि यहाँ पे कैसा अपने को मिलेगा, ब्राइट मिलेगा कि डार्क मिलेगा कि कैसा मिलेगा, इस बात को बताना है। तो ये पॉइंट जनरल पॉइंट P है, समझ में आया, विच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आया। तो ये फिगर आपको बहुत अच्छी तरह से दिमाग के अंदर बैठा लेना है। इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द न्यूमेरिकल्स इसी फिगर पे बेस्ड होते हैं और इसी फिगर की एनालिसिस उसमें होती है। ये बात समझ में आई।